So, welcome back, all of you guys, on the platform of Eco Study. In this part, we are going to see some other topic of exchange rate that are related to exchange rate, like Marshall-Lerner condition. Okay, then we see what is NER, what is REER, what then we see what is purchasing power parity. Okay, तो फिर देखेंगे व्हाट इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं? ओके, so first of all, let's discuss what is Marshall-Lerner condition. My voice is lagging, right? क्या मेरी वॉइस लैग कर रहा है? नहीं? So Swara, this problem is from your side, okay? So what is Marshall-Lerner condition? क्या है? तो देखिए, मार्शल ने क्या कहा, हमने जे कर्व के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी करेंसीज को डेप्रिशिएट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेट एक्सपोर्ट को वो इंक्रीज ही करेगा. शॉर्ट रन के अंदर वो क्या नेट एक्सपोर्ट को डिक्रीज हो सकता है 1 से 2 सालों के अंदर, बट इन लॉन्ग रन नेट एक्सपोर्ट इंक्रीजेस ड्यू टू डेप्रिशिएशन. राइट, ये हमने क्या पढ़ा था जे कर्व के अंदर कल, कि जब हम किसी भी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, तो शॉर्ट रन के अंदर वो इफेक्ट नहीं होता, बट लॉन्ग रन के अंदर वो इफेक्ट होता, रियलाइज होता. ओके, सो मार्शल ने क्या कहा कि किसी भी करेंसी को अगर हम डी वैल्यूएशन करते हैं, क्या किसी भी करेंसी को डी वैल्यूएशन करते हैं, तो डी वैल्यूएशन का इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर होगा या नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा या नहीं इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? इलास्टिसिटी. इसके ऊपर? इलास्टिसिटी के ऊपर. ओके, कि इलास्टिसिटी क्या है? एक्सपोर्ट का और क्या? इंपोर्ट का. गेटिंग? कि किसी भी करेंसी को अगर हम डीवैल्यूएशन करते हैं तो क्या हमारा उस डीवैल्यूएशन का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, या हमारा क्या एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा नहीं या नहीं इंक्रीज होगा. ठीक है, क्या जो डीवैल्यूएशन किए हैं उसका क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट. ओके, सो इनके द्वारा क्या कहा गया है कि सक्सेसफुल कब होगा डीवैल्यूएशन? वेन सक्सेसफुल when elasticity of export plus elasticity of import is greater than what. तब डीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा? सक्सेसफुल, मतलब डीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा. कब? जब वेन इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1. गॉट इट गाइस? ओके, तो हमारा बीओपी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन, जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट अगर इक्वल टू अगर जीरो है, तब क्या होगा? व्हेन इक्वल टू जीरो, तो हमारा डीवैल्यूएशन का इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन बीओपी. डीवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट ऑन बीओपी. गेटिंग माई पॉइंट? डीवैल्यूएशन का कोई भी इफेक्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर नहीं होगा. यहां पर डीवैल्यूएशन का इफेक्ट बीओपी के ऊपर क्या है? इफेक्ट ऑन बीओपी इज पॉजिटिव. गेटिंग? जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या? पॉजिटिव. नेक्स्ट वन, अगर बात करते नेगेटिव के अंदर है तो क्या होगा? इफ इट इज इन नेगेटिव, द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट, देन डीवैल्यूएशन का इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या होगा? वॉर्सेन. है ना, कि ये बीओपी को और वॉर्सेन करेगा और वॉर्स बनाएगा. गेटिंग? सो बीओपी को कब वॉर्स बनाएगा डीवैल्यूएशन? जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट क्या हो? लेस देन 1 होगा, तो बीओपी को ये वॉर्स. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट और इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ा है, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी. उसी तरीके से एक्सपोर्ट का है कि अगर हमारा कि परसेंटेज चेंज इन, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट
तो इसे हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज चेंज इन जीडीपी टू परसेंटेज चेंज इन एक्सपोर्ट। ओके, सो दिस गिव यू अ वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट के ऊपर हमारा ऊपर में आ जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज इन इंपोर्ट। ठीक है। सो मार्शल लर्नर कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये वन वर्ड वाले हैं जो डायरेक्टली क्लिक करेगा दिमाग के अंदर कि मार्शल लर्नर के द्वारा क्या कहा गया है कि बीओपी जो है वो अच्छा, बीओपी कब अच्छा हो सकता है, व्हेन बीओपी इज इन गुड। तब हम कहेंगे व्हेन इलास्टिसिटी सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वन, देन आवर बीओपी का जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो सकता है डिवैल्यूएशन होने के कारण। गॉट इट गाइस? गॉट इट गाइस? Yes, sir. ओके, so we can write like a devaluation of a currency can be successful depending on the elasticity of demand of export and of demand for import. आई रिमेम्बर कि पिछले बार आईआईटी जैम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्शल लर्नर कंडीशन के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन वो दिखाऊंगा डायरेक्टली कि मार्शल लर्नर कंडीशन ने क्या कहा था कि डिवैल्यूएशन अगर किसी करेंसी का होगा तो क्या होगा। तो वहां पे ऑप्शन दिया था इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वन, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेस देन वन, ये जीरो नहीं, इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, सॉरी गाइस। ओके, इज इक्वल टू वन, तब हमारा क्या होगा, बीओपी जो होगा नो इफेक्ट, डिवैल्यूएशन का नो इफेक्ट ऑन आवर बीओपी। कब नेगेटिव इफेक्ट होगा, जब लेस देन वन होगा। पॉजिटिव इफेक्ट जब ग्रेटर देन वन होगा। गॉट इट गाइस? ओके, ओके एवरीवन। Yes. Okay, so now we are going to see what is need. What is need? Okay, so need को डिफाइन, इसका मतलब क्या है, नीड का मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो आप जहां भी लिख रहे हैं वहां पर आप मार्शल लर्नर कंडीशन को आप स्टार करके बिल्कुल हॉट। ओके, सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो देखिए, हमने नीर पढ़ लिया है, इन यार हमने पढ़ लिया है, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं। व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वी लर्न। ओके, तो कल हमने देखा था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि दो करेंसी के बीच में जिस रेट के ऊपर आपस में दो करेंसी ट्रेड होता है। ओके, तो वही रेट को क्या कहते हैं हमारा, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच टू करेंसी कैन बी ट्रेडेड। या अगर हमारा कोई डोमेस्टिक करेंसी का लाइक रुपीस का एक यूनिट कितना फॉरेन करेंसी खरीद सकता है ट्रेड में, कितना हम फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं। ओके, सो दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, सो नीर हमने पढ़ चुका है, दैट इज नीर, एन ई आर। अब हमें पढ़ना एन डबल ई आर। ओके, सो देखिए, अब हाँ, अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का अलग अलग देश के साथ ट्रेडिंग पार्टनर अलग अलग देश है, लाइक यूएसए, चाइना, सऊदी अरबिया, यूएई। ठीक है, तो बहुत कंट्री के साथ इसका ट्रेडिंग है। अब हर एक कंट्री का अपना अपना क्या होगा, एक्सचेंज रेट होगा, लाइक यूएसए का डॉलर है, जापान का येन है, राइट। और भी लाइक फिर यूरे यूरोपियन यूनियन का यूरो है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा। लाइक
यूएसए का $1 इज इक्वल टू कितना, 84 रुपीज। लाइक यूरोपियन यूनियन का कितना, 104 रुपीज। गॉट इट। सो इस तरीके से अलग अलग देश का अलग अलग क्या होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा उसकी करेंसीज का। गेटिंग। अब देखिए इस देश के साथ हम कितना प्रोपोर्शन का ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कितना प्रोपोर्शन का, लाइक यूएसए के साथ मैं कितना प्रोपोर्शन का हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कितना वेट है हमारा ट्रेडिंग का यूएसए के साथ, वेटेज ऑफ ट्रेडिंग। जो हम ट्रेड कर रहे हैं 100% में से कितना हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, लाइक 8% का कर रहे हैं। और ये आपका जापान के साथ कितना परसेंट का, लेट सपोज 3% का, यूरोपियन यूनियन के साथ 5% का। तो अगर हमें यही तीन करेंसी के साथ हम ट्रेड, यही तीन कंट्री है जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो अगर हमें नीर निकालना होगा NEER, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो उस कंट्री का, लाइक द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ व्हाट, यूएसए, इनटू वेटेज ऑफ यूएसए, कितना वेटेज है यूएसए, गेटिंग माय पॉइंट, प्लस नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ दूसरा कंट्री का, लाइक जापान, इनटू वेटेज ऑफ जापान, वेटेज ऑफ जापान, कितना वेटेज है जापान का ट्रेडिंग में। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा कंट्री है तो वैसे ही नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ यूरोपियन यूनियन इनटू वेटेज ऑफ यूरोपियन यूनियन। गेटिंग। तो ये सारे हम करेंगे तब हमें क्या निकल के आएगा, नीर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यूएसए का कितना हमने एक्सचेंज रेट लिखा है, 84। ओके, एंड लेट सपोज कि कितना दिया हुआ है हमारा, 8%। तो 8% का मतलब हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 0.08। 8/100 करेंगे तो 0.08 आ जाएगा वेटेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये जापान का दिया है, तो जापान का लेट सपोज हमारा कितना है, जापान का है 70 रुपीज। एक येन, अगर एक येन के लिए 70 रुपीज हमें चाहिए एक्सचेंज रेट, और ट्रेडिंग कितना परसेंट है, 3%, तो 0.03 प्लस। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन कितना है, 104 नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ट्रेडिंग कितना है, 5%, 0.05। तो ये तीनों कंट्री का हमने क्या किया है, जो भी आएगा हमारा वो क्या होगा, नीर का वैल्यू है, NEER। गॉट इट गाइस, गॉट इट गाइस। देखिए नीर, हमने NEER पढ़ लिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि किस रेट के ऊपर किसी कंट्री का ट्रेड हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है अगर इंडिया का है तो इंडिया का अलग अलग देश के साथ ट्रेड कर रहा होगा, लाइक एग्जांपल यूएसए, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये तीन देश है जिसके साथ इंडिया क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेड का भी कुछ वेटेज होगा, लाइक यूएसए के साथ वो 8% का टोटल ट्रेड किया है, मतलब टोटल जितना हुआ है, खरीद एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी बाहर से ट्रेडिंग हुआ है उसका 8% का प्रोपोर्शन किसके पास है, यूएसए के साथ किया है। ठीक है, वैसे ही जापान के साथ 3% और यूरोपियन यूनियन के साथ 5%। तो हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अगर हम वेटेज के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे उस कंट्री का, तो हमारा क्या आ जाएगा, नीर आ जाएगा। अब जितना कंट्री है एडिशन करते जाइए। गॉट इट गाइस, गॉट इट सोरा। सर इसमें वेटेज क्या है ये? वेटेज का मतलब है, देखिए इंडिया, इंडिया ट्रेड किया होगा 100% जो है, ठीक है, वो है अलग अलग ट्रेडिंग पार्टनर होगा, तो अलग अलग ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हर एक पार्टनर का अलग अलग शेयर होगा जिसके साथ उसने ट्रेड किया है। लाइक यूएसए का शेयर कितना, 8% का उसके साथ ट्रेड किया था। ट्रेड का मतलब खरीदारी, लेन देन, गेटिंग चीजों को। इंडिया ने यूएसए को भेजा, यूएसए ने इंडिया को अंदर भेजा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल एंड विजिबल। तो कितना, 8% का टोटल में से। वही अगर 3% का जापान का है, 5% का दूसरे कंट्री के साथ, लाइक यूरोपियन यूनियन का है, किसी और देश का 2% वहां से लेन देन हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज योर वेटेज, कि कितना वेटेज है उस कंट्री का
जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ कितना प्रोपोर्शन, जो टोटल है उसका कितना परसेंट उसका वेटेज है। गॉट इट स्वरा? Yes, sir. So this is your need. Any problem, guys? Any problem, anyone? So need is the weightage average of nominal exchange rate where the weightage used for the share of the trading partner in the foreign trade of a country. Foreign trade of a country. गेटिंग? ये जो ट्रेड हो रहा है उसमें कितना शेयर है उस पार्टनर का, ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू व्हाट, जो वेटेज है, शेयर कितना है किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर का। ओके, लाइक अभी हमने देखा एन ई आर इज इक्वल टू व्हाट, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ ए, तो नीड ऑफ आई लिख सकते हैं, प्लस वेटेज ऑफ आई लिख सकते हैं, राइट। इसका समेशन कर सकते हैं, समेशन मतलब सम, आई कहाँ से, वन से लेकर के, लाइक आई कोई भी कंट्री है वो ए से लेकर के जेड तक जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? जितना कंट्री है उसको सम करो। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम एनीवन? जल्दी से। रियल एक्सचेंज रेट, तो हमने रीर देख लिया, नीर देख लिया, अब हमें रीर दिखाना है, ए आर डबल ई आर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए अर्जुन। अगेन प्लीज रिपीट, नहीं आ रहा है आपका वॉइस। ओके, सो रियल एक्सचेंज रेट, कल हमने बात कर ली है कि व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, आर ई आर, दैट इज इट टेल्स अस अबाउट द परचेसिंग पावर ऑफ एनी करेंसी। कि परचेसिंग पावर किसी भी करेंसी का कितना है, ये कौन बताता है, रियल एक्सचेंज रेट। साथ ही साथ रियल एक्सचेंज रेट क्या बताता है कि कि कोई भी करेंसी अगर प्राइस को एडजस्ट करते कोई भी दो नेशन के बीच में, उसके बाद उस करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट रहता है, वो कौन बताता है, रियल एक्सचेंज रेट। व्हाट इट, वेटेज के साथ मल्टीप्लीकेशन, राइट राइट राइट, वेल डन, मल्टीप्लीकेशन। ओके, सॉरी गाइस। ओके, सो कल हमने पढ़ा था व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, इट टेल्स अबाउट द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, और इट मेजर द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू करेंसी आफ्टर एडजस्टिंग for price level prevailing within two country। ओके, सी ये क्या मेजर करता है, रिलेटिव प्राइस ऑफ टू करेंसी आफ्टर, जब प्राइस एडजस्ट होता है जो भी दोनों कंट्री के बीच में है वो। तो देखिए, कल हमने रिलेटिव एक्सचेंज रेट की बात किया था, तो रिलेटिव एक्सचेंज रेट, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ई नॉमिनल इनटू प्राइस इन डोमेस्टिक बाई प्राइस इन फॉरेन, राइट। तो ये एक्सचेंज रेट किसका होगा, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है,
ये एक्सचेंज रेट किसके लिए होगा? फॉरेन कंट्री के। अगर हम फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज रेट निकालने चाहे, रियल एक्सचेंज रेट, सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। ओके, अगर फॉरेन कंट्री का, लाइक अगर यूएसए का हमें रियल एक्सचेंज रेट निकालना चाहे, तब ये फॉर्मूला होगा यूज। बट अगर डोमेस्टिक कंट्री की बात करते हैं, रियल एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, मतलब लाइक इंडिया का रियल एक्सचेंज रेट निकालना है, तो ऊपर उल्टा कर लीजिए, प्राइस इन फॉरेन कंट्री बाई प्राइस इन डोमेस्टिक। गॉट इट? सो दिस इज फॉर इंडिया, दिस इज फॉर इंडिया। या इसे लिख सकते हैं डोमेस्टिक कंट्री के लिए अगर हम एक्सचेंज रेट निकालना चाहे तो। गॉट इट? और अगर कहीं पे क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि डोमेस्टिक कंट्री का निकालना है या फॉरेन कंट्री का निकालना है, तो आप कौन सा यूज करेंगे फार्मूला को? डोमेस्टिक कंट्री वाला। गॉट इट? हाँ जी, बोलिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा डोमेस्टिक कंट्री का निकालना है रियल एक्सचेंज रेट या फिर फॉरेन कंट्री का, तो हम कौन सा यूज करेंगे फार्मूला को? डोमेस्टिक कंट्री। गॉट इट? गॉट इट गाइस? Yes. कल कल जो बताया था वही। इफ रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे? अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा? किसी भी गुड्स का डिक्रीज होगा, राइट? सो वैल्यू हमारा क्या होगा? करेंसी का कम होगा। तो वैसे ही गुड्स का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और गुड्स का अगर वैल्यू कम होगा तो प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा? कम होगा। गेटिंग? अगर प्राइस वैल्यू, अगर किसी गुड्स का कम हो रहा है तो बाहर वाले हमारे गुड्स को डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ये कल बातें बता चुका हूं कि अगर रियल कि एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा जब रियल एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज होगा। एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, ठीक है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक तरीके से, जिसके कारण एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। राइट गाइस? नाउ अब जो हमें देखना था वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जो ऊपर में पढ़े थे वही रहेगा चीजें, बस यहाँ पे वही ट्रेडिंग पार्टनर के साथ शेयर, बस जहां पर नॉमिनल एक्सचेंज रेट था वहां पर अब क्या आ जाएगा? रियल एक्सचेंज रेट। गॉट इट गाइस? ठीक है, कि जो आपने ऊपर में पढ़ा था चीजें वही है। आर डबल ई आर क्या होता है? आर डबल ई आर वही आपका कहेंगे कि is the weighted average of real exchange rate where the weightage used are the share of the trading partner in the foreign trade in a country। ओके, सो वही बस हमारा डेफिनेशन के अंदर नॉमिनल की जगह पे रियल आ जाएगा। ओके, तो रियल निकालने के लिए हम कैसे करेंगे कि किसी भी कंट्री लाइक रियल एक्सचेंज रेट क्या है यूएसए का, इनटू वेटेज क्या है यूएसए का, प्लस रियल एक्सचेंज रेट क्या है जापान का, इनटू वेटेज क्या है जापान का ट्रेड में। व्हाट इट? वैसे ही तीसरा हम ऐसा लिख सकते हैं, री इज इक्वल टू आर ई आर, ये कोई भी आई कंट्री, मल्टीप्लीकेशन वेटेज ऑफ कंट्री आई, और यहाँ पे समीशन का साइन दे सकते आई इज इक्वल टू ए टू जेड, या वन टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई इज इक्वल टू ए टू जेड। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और जब हम डिफाइन करेंगे तो वही जो ऊपर डेफिनेशन है आपका, तो इट इज अ मेजर ऑफ, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रीर नीर, तो यहाँ पे वेटेज एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, वहां पर हम क्या करेंगे? रियल एक्सचेंज रेट। ये किसका एवरेज है? रियल एक्सचेंज रेट का, वेयर वेटेज यूज्ड फॉर द शेयर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ओके, सो आपका रीर और नीर से न्यूमेरिकल्स आपका नहीं, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज नीर, व्हाट इज रीर। गॉट इट? गॉट इट गाइस? आगे बढ़ा जाए।
कारमा को आगे बढ़ाया जाए? एनीवन, एनी डाउट? श्रेष्ठी, अभिषेक, शाहिल, No. जल्दी से। आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. Next one, we are going to see what is currency convertibility. What is currency convertibility? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर करेंसी लाइक रुपीज है तो वो फ्रीली कन्वर्टेबल है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। हम किसी भी काम के लिए हम रुपीज को किसी भी अदर करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। गेटिंग दैट मीन्स करेंसी कन्वर्टेबिलिटी मीन्स हम अपने करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। दैट मीन्स करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। गेटिंग? अब देखिए, अब हम कन्वर्ट कर सकते अलग अलग चीजों के लिए। लाइक हम एक्सपोर्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते, लाइक हमारा इंपोर्ट के लिए कन्वर्जन हो करेंसी का, राइट? हो सकता है वो शेयर्स के लिए कन्वर्जन हो, ट्रेडिंग। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसके लिए वो कन्वर्ट करना चाहता है करेंसी को। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने किस बेसिस, तो हमने जो है दो अकाउंट के अंदर ऑलरेडी बांट रखा है। एक तो करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो करंट अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आएगी लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके? और भी लाइक नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ओके? नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, ओके? सो दिस आर द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। सो हम अगर करंट अकाउंट में अगर चाहे लाइक एक्सपोर्ट करना चाहे, बाहर हमने बेचा, अब मैं डॉलर को रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बिना आरबीआई से हम डायरेक्ट मार्केट में जाकर के अपने करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसे कहते हैं क्या? करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। वैसे ही कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग, रिजर्व। फिटिंग? सो हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर चाहे एफडीआई एफपीआई अगर चाहे उसके पर्पज से हमें करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, हम मार्केट के अंदर ही उसे कन्वर्ट कर सके। गेटिंग? सो दिस इज, अब देखिए बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म, हाँ जी बोलिए। व्हाट? अभी जो मैंने बताया वो? ओ, आपने कुछ टाइप किया है, लेट्स सी, वेट। इन वीटी, दिस इज यू है, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, ओके? सो अब हमें ये देखिए 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारे कंट्री के अंदर लाइक अगर एक्सपोर्ट करना है किसी भी कंपनी को, ठीक है, तो अगर करेंसी को कन्वर्ट करना है तो उसके पास, उसके लिए उसको आरबीआई के पास जाना होगा, ठीक है? आरबीआई कन्वर्ट करेगा उस पैसे को। आरबीआई कंट्रोल कर रहा था एक्सचेंज मार्केट को। गेटिंग माय पॉइंट? बट आफ्टर 1991 ये कहा गया कि नहीं, आप अपने जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है उसको क्या बताए बनाइए, फुली कन्वर्टेबल बनाए। गेटिंग? ये एक एलपीजी रिफॉर्म के अंदर था रिकमेंडेशन, ठीक है, बाई आईएमएफ, कि हमारा क्या हमारा जो है वो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी को फुली कन्वर्टेबल बनाए। मतलब करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के लिए अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है पैसे को, इसमें लेन देन हुआ है और इसके लिए वो चाह रहा है कि करेंसी को कन्वर्ट करे फ्रॉम रुपीज टू डॉलर या डॉलर टू रुपीज, तो वो मार्केट के अंदर ही जाकर के वो कन्वर्ट कर सकता है। गेटिंग?
मार्केट के अंदर ही जाकर के वो कर सकता है, या कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो मार्केट के अंदर ही वो कन्वर्ट कर सकता है रुपीस को। गॉट इट? तो ये कहा गया, बट इसको लेकर के पहले 60% कहा गया कि करंट अकाउंट में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसके अंदर सिर्फ जो है वो अलाउ है, ठीक है। फुली कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे का लेन देन अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हो रहा है तो ठीक है 100%। बट इन 1994 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो रुपीज वाज मेड फुली कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल। ओके, सो रुपीज जो है वो फुली कन्वर्टेबल था फॉर व्हाट? करेंट अकाउंट, ओनली फॉर करेंट अकाउंट, नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? कि रुपीज वाज फुली कन्वर्टेबल मतलब अगर आप करेंट अकाउंट में कोई लेन देन कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी को तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ही आप लेन देन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको आरबीआई के पास ही आना है कि मैंने इतना एक्सपोर्ट किया है, मुझे इतना डॉलर है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करें। दिस इज नॉट, ये मार्केट के अंदर ही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज फुली कन्वर्टेबल कौन? करेंट अकाउंट। बट व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट लाइक अगर शेयर आपको खरीदना है, अगर आपको जमीन खरीदना है, लाइक यूएसए के अंदर आपको जमीन खरीदना है तो वहां पर आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, और ये क्या है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। सो बट बट इसके अंदर आरबीआई ने फुली कन्वर्टेबल नहीं बनाया। ओके, सो कैपिटल अकाउंट इज नॉट योर फुली कन्वर्टेबल, इट इज पार्शियल कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्टेबल। Okay, so capital account is partial convertible and current account is fully convertible after 1994. Okay, समझ रहे हैं? फुली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? हमारे बैंकिंग के अंदर बाहर वाले आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डिपॉजिट कर रहे हैं, तब कैपिटल अकाउंट हुआ, ठीक है। हम जो है वो यूएसए के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, हम अपने पैसे को यूएसए फ्रीली ले जा सकते हैं, कन्वर्ट करके मार्केट के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया। रीडिंग? आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं, फिर बैंकिंग के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं, वो मार्केट से ही कन्वर्ट करके अपने कन्वर्जन पैसा का कर लेगा और वो लेकर के यूएसए निकलेगा। बट इस अकाउंट के अंदर क्या है? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक जो है उतना स्ट्रेंथ नहीं, हमारा बैंक जो है वो छोटे छोटे बैंक, बड़े बैंक नहीं, और हमारे बैंक का एनपीए जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारे बैंक का ज्यादा है, ठीक है, और छोटा बैंक है, तो अगर ओपन कर दिया जाएगा तो वो कॉम्पिटिट किसके साथ करेगा? लार्ज बैंक के साथ। यूएसए के अंदर कोई अगर बैंक है तो वहां पे लार्ज बैंक के साथ कॉम्पिटिट करेगा हमारा छोटा बैंक, तो इसलिए हमारे बैंक को क्या होगा? डिसएडवांटेज, और हमारे बैंक के अंदर वर्स ऑफ होगा। दैट्स वाई रीजन है कि ये रीजन है कि वाई कैपिटल अकाउंट इज नॉट फुली कन्वर्टेबल। रीडिंग? ठीक है, इसको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कमेटी भी आया, लाइक तारापुर कमेटी 1997 के अंदर तारापुर कमेटी आया, और सरकार ने इसलिए लाया ताकि ये बताए कि कैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करेंगे। ओके, क्या प्रोसेस होगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का? तो ये तारापुर कमेटी के द्वारा दिया गया कि नहीं, सब ऐसे नहीं कर सकते, सबसे पहले इकोनॉमी को आप मजबूत करें, अपने इकोनॉमी को, तब आप करें, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें, ठीक है, इन्फ्लेशन को अपना कम करें। तो उन्होंने ये चीजें बताई, तब कहा कि बैंक को अपना मजबूत करें, तब ओपन करें। हाँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। फिर ये तारापुर कमेटी फर्स्ट था, फिर 2006 के अंदर फिर से तारापुर कमेटी आया, दैट इज सेकेंड तारापुर कमेटी। यही बातें कही गई है, लेकिन अभी तक कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्शियल कन्वर्टेबल ही है, नॉट फुली कन्वर्टेबल। ओके गाइस, ये सब डाटा कमेटी आ सकती है, बिल्कुल। कमेटी का मैं एक अलग लेक्चर्स बनाऊंगा, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा ना तो कमेटी के ऊपर अलग लेक्चर बनाऊंगा, वो मैचिंग के अंदर पूछते हैं, ठीक है, कमेटी। ओके गाइस, सो Yes. डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि करंट अकाउंट क्या फुली कन्वर्टेबल है? यस। क्या कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल है? नो, कैपिटल अकाउंट इज पार्शियल कन्वर्टेबल। ओके, ओके, Yes, sir.
Okay. So any problem, anyone in this part? Any doubt? Any problem? जल्दी से? No. No.